14 अप्रैल 1943। रात का दूसरा पहर। बुर्मा का अराकान अराकान क्षेत्र, मायाओ पर्वत श्रृंखला, मायू रेंज का घना जंगल चांद बादलों में छिपा है। जंगल पूरी तरह से स्याह है, इतना अंधेरा कि आप अपने आगे खड़ी दिखे आदमी को भी नहीं देख सकते। हवा भारी है, चिपचिपी। हजारों कीड़ों की भिनभिनाहट और रात के जानवरों की अजीब आवाजें कानों को बहरा कर रही हैं। बारिश अभी अभी रुकी है और हर पत्ते से पानी टपक रहा है, जिससे जमीन कीचड़ और फिसलन भरी हो गई है। सड़ी हुई वनस्पतियों और नमी की गंध हवा में तैर रही है। एक छोटी सी पगडंडी पर जापानी इंपीरियल आर्मी की 55वीं डिवीजन के अनुभवी सैनिक चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। वे घात लगाए बैठे हैं, उनके चेहरे कीचड़ और पत्तियों से ढके हैं। उनकी अरिसा का राइफल्स तैयार हैं। वे जंगल के स्वामी हैं। पिछले 1.5 साल में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को एशिया से लगभग खदेड़ दिया है। उन्होंने मलाया जीता, सिंगापुर पर कब्जा किया और अब बर्मा पर उनका नियंत्रण है। उन्होंने ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सैनिकों को बार बार हराया है। उनका लीडर सार्जेंट ओकामुरा अनुभवी है। वह चीन में LDDH चुका है। वह जानता है कि दुश्मन को कैसे तोड़ा जाता है। वह ब्रिटिश सैनिकों को बहादुर मानता है, लेकिन धीमा। ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को मजबूत लेकिन अनुशासनहीन। और भारतीय सैनिक, ओकामुरा और उसके साथी उन्हें कोकुजिन हेई काले सैनिक कहते हैं। वे उन्हें कमजोर मानते हैं, सिर्फ अपने गोरे साहबों के हुक्म मानने वाले, जंगल की लड़ाई के लिए अनुपयुक्त। उन्होंने देखा है कि कैसे भारतीय सैनिक वापसी रिट्रीट के दौरान घबरा जाते थे, कैसे वे जंगल की मुश्किलों से टूट जाते थे। ओकामुरा मन ही मन हंसता है। आज रात का शिकार आसान होगा। उन्हें खबर मिली है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी की एक गश्ती टुकड़ी, पेट्रोल, इस रास्ते से गुजरने वाली है। शायद सिख या पंजाबी। उन्हें रोकना और खत्म करना मुश्किल नहीं होगा। मशीन गनें तैयार हैं, मोर्टार तैयार हैं। सैनिकों के नथुनों में खून की गंध पहले से ही महसूस हो रही है। वे उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब वे अंधेरे में छिपे हुए दुश्मन पर मौत बनकर टूट पड़ेंगे। वे जंगल के दानव हैं, रात के शिकारी। लेकिन आज रात कुछ अलग होने वाला है। उन्हें यह नहीं पता कि जो भारतीय गश्ती टुकड़ी उनकी ओर आ रही है वह सिख या पंजाबी नहीं है। वे छोटे कद के, मजबूत कद काठी वाले सैनिक हैं, जिनके चेहरे शांत लेकिन आंखें तेज हैं। वे नेपाल के पहाड़ों से आए हैं। वे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हैं, लेकिन वे कुछ अलग हैं। वे जंगल को अपने घर जैसा मानते हैं। वे रात के अंधेरे में बिना आवाज किए चल सकते हैं और उनके पास एक हथियार है जो राइफल या मशीन गन से भी ज्यादा भयानक है जब दुश्मन बहुत करीब हो। उनकी कमर पर एक घुमावदार चाकू लटका है, कुकरी। सार्जेंट ओकामुरा और उसके सैनिक, जो खुद को जंगल का सबसे बद्धा शिकारी मानते हैं, वे आज रात अपने शिकार से मिलने वाले नहीं हैं। वे शिकार बनने वाले हैं। वह हंसी जो जापानी सैनिकों के होठों पर थी जब वे कोकुजिन हेई का इंतजार कर रहे थे, वह जल्द ही चीखों में बदलने वाली है। जंगल के दानव आज रात जंगल के असली देवताओं से मिलने वाले थे। आधी रात बीत चुकी है। जंगल की आवाजें धीमी पर DDH गई हैं, सिवाय लगातार टपकते पानी के। सार्जेंट ओकामुरा के जापानी सैनिक अपनी पोजीशन में लगभग जम चुके हैं। उनकी उंगलियां राइफलों के ट्रिगर पर हैं। इंतजार लंबा हो रहा है। शायद खबर गलत थी। तभी ओकामुरा को कुछ महसूस होता है। आवाज नहीं, बल्कि एक एहसास, जैसे हवा में कुछ बदल गया हो, जैसे अंधेरे में कोई साया सरक रहा हो। उसने अपने बगल वाले सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। कुछ नहीं, सिर्फ कीड़ों की भिनभिनाहट। लेकिन ओकामुरा को यकीन था, वे आ रहे हैं। पर कैसे? कोई पत्ता नहीं हिल रहा, कोई टहनी नहीं टूट रही। ये भूतों के चलने जैसा था। और फिर वे दिखे, अंधेरे में हल्के हिलते हुए आकार। वे पगडंडी पर नहीं थे, जैसा कि उम्मीद थी। वे जंगल के अंदर से, पेड़ों के बीच से निकल रहे थे। उनकी संख्या कम लग रही थी, शायद 10 या 12। वे धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ रहे थे। उनके कदम इतने शांत थे कि पत्ते भी नहीं चरमरा रहे थे। ओकामुरा ने अपने मशीन गनर को इशारा किया।
इंतजार करो और करीब आने दो। अचानक आगे बढ़ता हुआ एक आकार रुका। उसने अपना सिर उठाया जैसे हवा को सूंघ रहा हो। क्या उसने उन्हें देख लिया? असंभव। वह आकार झुका और 2 बार जमीन पर थपथपाया, एक संकेत। ओकामुरा को अब इंतजार नहीं करना था। फायर! वह फुसफुसाया। क्लाक 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 क्लाक। टाइप 99 मशीन गन, टाइप 99 मशीन गन ने अंधेरे को चीर दिया। लाल ट्रेसर गोलियां पेड़ों के बीच दौड़ गईं। राइफलों की कड़ी डीडीएच कड़ाहट गूंज उठी। जापानी सैनिकों ने उस दिशा में गोलियों की बौछार कर दी जहां उन्होंने उन आकारों को देखा था। कुछ चीखें सुनाई दीं। सफलता! ओकामुरा मुस्कुराया। आसान शिकार। आगे बढ़ो, उन्हें खत्म करो, उसने आदेश दिया। जापानी सैनिक अपनी पोजीशन से उठे और संगीने बेयोनेट्स लगाकर अंधेरे में दौड़ पड़े, जीत के नशे में। वे मारे गए या घायल काले सैनिकों को खत्म करने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वे उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने गोलियां चलाई थीं, जमीन खाली थी। कोई लाश नहीं, खून के कुछ धब्बे, लेकिन कोई दुश्मन नहीं। वे कहां गए? क्या वे भाग गए? तभी जंगल जिंदा हो उठा। ये उनके पीछे से आया, उनके बगल से, पेड़ों के ऊपर से। अटैक! एक चीख गूंजी, लेकिन यह अंग्रेजी या हिंदी नहीं थी। यह एक गटरल पहाड़ी भाषा थी। और फिर अंधेरे से वे निकले। वे भूत नहीं थे, वे इंसान थे, लेकिन वे ऐसे लड़ रहे थे जैसे वे जंगल की आत्मा हों। जापानी सैनिक जो सीधे हमले की उम्मीद कर रहे थे, अब चारों तरफ से घिर गए थे। भ्रम और दहशत फैल गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि दुश्मन कहाँ है, कितने हैं। और फिर उन्होंने उसे देखा, पहली बार। खुखरी कुकरी। यह बंदूक की लड़ाई नहीं थी, यह चाकू की लड़ाई थी। अंधेरे में, जहां राइफल चलाना मुश्किल था, जहां संगीन धीमी थी, वहां खुखरी नाच रही थी। एक गोरखा सैनिक एक पेड़ के पीछे से निकला और एक झटके में उसकी खुखरी ने जापानी सिपाही के गले को काट दिया। कोई आवाज नहीं, सिवाय एक घुटने वाली फुफकार के। एक और गोरखा एक जापानी मशीन गनर पर कूदा, उसकी राइफल को परे धकेल दिया और खुखरी उसके सीने में उतार दी। सार्जेंट ओकामुरा ने अपने सामने एक गोरखा को देखा। वह छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसकी खुखरी हवा में चमकी। ओकामुरा ने अपनी राइफल उठाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। खुखरी ने उसकी राइफल को 2 टुकड़ों में काट दिया और फिर उसके कंधे में गहरी धंस गई। दर्द की एक लहर ओकामुरा के शरीर में दौड़ गई और वह चीखते हुए गिर पड़ा। यह एक कत्लेआम था, लेकिन शिकार अब शिकारी बन गया था। जापानी सैनिक जो कुछ मिनट पहले हंस रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वे जंगल में वापस गायब होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोरखा उनसे ज्यादा तेज थे, ज्यादा फुर्तीले थे। वे जंगल को बेहतर जानते थे। चीखें, धातु का टकराना और फिर खामोशी। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। जब सुबह की पहली किरण जंगल में पहुंची तो उसने एक भयानक नजारा दिखाया। जापानी घात लगाने वाली जगह लाशों से भरी हुई थी। कई सिर कटे हुए थे, कई के अंग भंग थे। खुखरी ने अपना काम बेरहमी से किया था। कुछ घायल जापानी सैनिक बचे थे, जिनमें सार्जेंट ओकामुरा भी था। वह दर्द और खौफ से कांप रहा था। उसने अपने आसपास के मरे हुए साथियों को देखा। उसने उस हथियार को देखा जिसने यह तबाही मचाई थी। वह हंसी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। उस दिन के बाद जापानी सेना में एक नया शब्द फुसफुसाया जाने लगा, गोरखा। यह अब सिर्फ कोकुजिन हेई का एक और प्रकार नहीं था। यह एक चेतावनी थी, एक डर का नाम। जंगल के दानव जंगल के देवताओं से मिल चुके थे और वे जान गए थे कि असली खौफ क्या होता है। यह सिर्फ एक छोटी सी झड़प थी, लेकिन इसने बर्मा के युद्ध की कहानी बदलनी शुरू कर दी थी। जापानी सैनिकों का वह आत्मविश्वास कि वे जंगल में अपराजेय हैं, टूट गया था। वह रात अराकान के जंगल में अकेली घटना नहीं थी। जैसे जैसे बर्मा बुर्मा का युद्ध आगे बढ़ा, ऐसी कहानियां पूरी फ्रंटलाइन पर फैलने लगीं। जापानी सैनिक जो खुद को एशिया के सबसे दुर्जेय योद्धा मानते थे, अब एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे थे जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। ये गोरखा कौन थे? वे हिमालय की गोद से आए थे, नेपाल के पहाड़ों के बेटे। सदियों से वे कठोर पहाड़ी जीवन जीते आए थे, जहां हर दिन अस्तित्व के लिए संघर्ष था। उनकी सहन शक्ति पौराणिक थी
उनकी वफादारी अटूट और उनकी लड़ने की क्षमता उनकी रगों में थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार 1814 से 1816 के आंग्ल नेपाल युद्ध, एंग्लो नेपलीज वॉर में गोरखाओं की असाधारण बहादुरी का सामना किया था। वे गोरखाओं से इतने प्रभावित हुए कि युद्ध के बाद उन्होंने एक संधि के तहत उन्हें अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। यह एक अजीब रिश्ता था, सम्मान पर आधारित। अंग्रेज गोरखाओं की वीरता का सम्मान करते थे और गोरखा अंग्रेज अधिकारियों की निष्पक्षता और नेतृत्व का। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंटें जल्द ही सबसे प्रतिष्ठित और सबसे खूंखार इकाइयों में गिनी जाने लगीं। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने फ्रांस और मेसोपोटामिया के खूनी खाइयों में अपना नाम कमाया। उनकी पहचान बन गई, छोटी कदकाठी, हमेशा मुस्कुराते चेहरे जब तक कि लड़ाई शुरू न हो जाए, और बेशक खुखरी, कुकरी, खुखरी। यह सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह गोरखा संस्कृति का प्रतीक था, उनके गौरव का हिस्सा। यह कृषि के औजार से लेकर युद्ध के हथियार तक हर काम में आता था। इसका अनोखा आगे की ओर झुका हुआ ब्लेड काटने के लिए एकदम सही था, चाहे वह जंगल की घनी झाड़ियां हों या दुश्मन का गला। एक कहावत थी, हालांकि शायद अतिशयोक्तिपूर्ण, कि एक बार खुखरी म्यान से निकल जाए तो उसे खून चखे बिना वापस नहीं रखा जाता। सच हो या न हो, इस हथियार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भयानक था। जब बर्मा का युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेज कमांडरों को जल्दी ही एहसास हो गया कि गोरखा जंगल के लिए बने थे। जहां ब्रिटिश और कई भारतीय सैनिक घने उमस भरे जंगल, बीमारियों और अदृश्य दुश्मन से जूझ रहे थे, वहीं गोरखाओं के लिए यह एक परिचित माहौल जैसा था। चुपके चलना, स्टेल्थ। वे जंगल में लगभग अदृश्य हो सकते थे। उनके कदम हल्के थे, उनकी नजरें तेज। वे दुश्मन की लाइनों के पीछे घुसपैठ कर सकते थे, संतरी लाइनों को पार कर सकते थे बिना किसी आहट के। धीरज। पहाड़ों में पले बढ़े होने के कारण उनकी सहन शक्ति अविश्वसनीय थी। वे भारी बोझ उठाकर कम राशन पर मीलों तक घने जंगल और खड़ी पहाड़ियों में चल सकते थे। निशानेबाजी, मार्क्समैनशिप। वे स्वाभाविक निशानेबाज थे। अपनी ली एनफील्ड राइफल्स का सटीकता से इस्तेमाल करते थे। हाथापाई, क्लोज कॉम्बैट। और बेशक जब दुश्मन करीब होता तो खोखरी सामने आती। वे हाथापाई की लड़ाई के उस्ताद थे, निडर और क्रूर। जनरल विलियम स्लिम, जिन्होंने बाद में 14वीं सेना की कमान संभाली, गोरखाओं के बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने उनकी अद्वितीय क्षमताओं को पहचाना और उनका रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया। गोरखा बटालियनों को अक्सर सबसे खतरनाक मिशन सौंपे जाते थे। रात में दुश्मन की चौकियों पर छापे मारना, जापानी सप्लाई लाइनों को काटना, दुश्मन के तोपखाने की पोजीशन का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना। उनकी रणनीति अक्सर सरल लेकिन बेहद प्रभावी होती थी। रात के सबसे गहरे अंधेरे में गोरखाओं की छोटी चुनी हुई टीमें दुश्मन की लाइनों में घुस जातीं। वे संतरियों को चुपचाप खूखरी से खत्म कर देते। फिर वे बंकरों में ग्रेनेड फेंकते या मशीन गन पोस्ट पर अचानक हमला कर देते। भ्रम और दहशत फैलाकर वे उतनी ही तेजी से वापस जंगल में गायब हो जाते जैसे वे आए थे। जापानी सैनिकों के लिए यह एक मनोवैज्ञानिक आतंक था। वे कभी नहीं जानते थे कि हमला कब और कहां से होगा। हर हिलता हुआ पत्ता, हर टूटती हुई टहनी गोरखा हो सकता था। रात में अपनी खाइयों में सोना एक जुआ बन गया था। जापानी सैनिकों की डायरियों और चिट्ठियों में गोरखाओं के डर का जिक्र बार बार मिलता है। वे उन्हें जंगल के भूत, गोस्ट ऑफ द जंगल, या साइलेंट किलर्स कहने लगे थे। वह शुरुआती हंसी और तिरस्कार अब गहरे हड्डी तक समाये हुए डर में बदल चुका था। जापानी सैनिक जो सम्राट के लिए मरने को तैयार थे, वे भी उस अंधेरे में चमकती हुई खुखरी के विचार से कांप उठते थे। गोरखा सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे जंगल युद्ध का एक हथियार बन गए थे जिसने बर्मा अभियान के नतीजे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1944 बर्मा युद्ध का निर्णायक मोड़। जापानी सेना ने भारत पर अपना सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी हमला शुरू कर दिया था, ऑपरेशन यूगो। उनका लक्ष्य था कोहिमा और इम्फाल पर कब्जा करना, असम में घुसना
और ब्रिटिश भारत की नींव हिला देना। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह भारत के भाग्य का फैसला करने वाला संघर्ष था। और इस संघर्ष के केंद्र में, सबसे कठिन लड़ाइयों में, सबसे निराशाजनक क्षणों में, गोरखा सैनिक एक बार फिर अपनी असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले थे। कोहिमा, गैरिसन हिल का महाकाव्य। अप्रैल 1944, कोहिमा रिज। स्थिति भयावह थी। ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी, जिसमें रॉयल वेस्ट कैंट्स के साथ 4थी बटालियन, 7वीं गोरखा राइफल्स, 4th बटालियन, 7वीं गोरखा राइफल्स के जवान शामिल थे, जापानी 31वीं डिवीजन द्वारा पूरी तरह से घिर चुकी थीं। सप्लाई लाइनें कट चुकी थीं, पानी लगभग खत्म हो चुका था। वे एक छोटी सी पहाड़ी, गैरिसन हिल पर अपनी आखिरी खाइयों में लड़ीडीडीएच रहे थे। जापानी हमले लगातार आ रहे थे। दिन में, रात में वे लहरों की तरह आते, चिल्लाते हुए बंजाई। लड़ाई इतनी करीब आ गई थी कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर हैंड ग्रेनेड फेंक रहे थे, खासकर डिप्टी कमिश्नर के बंगले के टेनिस कोर्ट के आसपास। इस नरक के बीच गोरखा सैनिक एक चट्टान की तरह खड़े थे। वे संख्या में कम थे, उनके हथियार पुराने थे, लेकिन उनका हौसला अटूट था। रात के अंधेरे में जब जापानी सैनिक चुपके से भारतीय खाइयों में घुसपैठ करने की कोशिश करते, तो अक्सर उनका सामना खुखरी कुकरी से होता। गोरखा संतरी परछाई की तरह इंतजार करते, और जैसे ही दुश्मन करीब आता, खुखरी अपना काम कर जाती। ये खामोश मौतें जापानी सैनिकों के दिलों में और ज्यादा डर भर देती थीं। एक घटना जो कोहिमा की लड़ाई का प्रतीक बन गई, वह थी लांस नायक शेर बहादुर थापा की वीरता। उनकी सेक्शन पोस्ट पर जापानी सैनिकों ने भयंकर हमला किया। उनके सेक्शन कमांडर घायल हो गए। शेर बहादुर थापा ने अकेले ही ब्रेन गन संभाली और दुश्मन पर तब तक फायर करते रहे जब तक उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। जब जापानी सैनिक उन पर हावी होने लगे, तो उन्होंने अपनी खाई से छलांग लगाई और अपनी खुखरी से उनमें से 2 को मार गिराया। अंततः वह दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गए, लेकिन उनकी इस आखिरी लड़ाई ने दुश्मन को कुछ देर के लिए रोक दिया और उनके साथियों को फिर से संगठित होने का मौका दिया। कोहिमा में गोरखाओं ने सिर्फ बचाव ही नहीं किया, उन्होंने जवाबी हमले भी किए। अंधेरे का फायदा उठाकर वे छोटी टुकड़ियों में जापानी पोजीशनों पर छापे मारते, मशीन गन पोस्टों को नष्ट करते और सप्लाई डंपों में आग लगा देते। जब कई हफ्तों की घेराबंदी के बाद आखिरकार राहत सेना रिलीफ फोर्स कोहिमा पहुंची, तो उन्होंने गैरिसन हिल के रक्षकों को लगभग भुखमरी की हालत में पाया, लेकिन वे अभी भी लड़ीडीडीएच रहे थे। गोरखाओं की दृढ़ता कोहिमा की महाकाव्य रक्षा, एपिक डिफेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इम्फाल, पहाड़ियों और जंगलों में घात कोहिमा के साथ साथ इम्फाल का विशाल मैदान भी जापानी घेराबंदी में था। यहां लड़ाई ज्यादा फैली हुई थी, पहाड़ियों और जंगलों में लड़ी जा रही थी। ये गोरखाओं के लिए एकदम सही इलाका था। 5वीं रॉयल गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स, 5वीं रॉयल गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स और अन्य गोरखा बटालियनों ने इम्फाल की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें अक्सर जापानी घुसपैठ को रोकने या खोई हुई जमीन पर फिर से कब्जा करने के लिए सबसे कठिन काम सौंपे जाते थे। उनकी जंगल युद्ध की महारत यहां पूरी तरह से काम आई। वे जापानी सप्लाई लाइनों पर घात लगाकर हमला करते, उनके काफिलों को नष्ट करते। वे दुश्मन की गश्ती टुकड़ियों का शिकार करते, उन्हें खामोशी से खत्म कर देते। एक प्रसिद्ध घटना में एक गोरखा गश्ती दल का सामना जंगल में एक जापानी टुकड़ी से हो गया। गोलीबारी शुरू होने से पहले गोरखा कमांडर ने चिल्लाकर आदेश दिया, आयो गोरखाली, अयो गोरखाली, गोरखा आ गए हैं। और फिर वे अपनी खुखरियां लहराते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। दहशत में आए जापानी सैनिक तितर-बितर हो गए। राइफलमैन गांजू लामा 1/7 गोरखा राइफल्स के ने इम्फाल के पास निंगथुखोंग में असाधारण वीरता दिखाई। जब जापानी टैंकों ने उनकी कंपनी पर हमला किया, तो गंजू लामा गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपनी PIAT एंटी टैंक गन लेकर खुले में दौड़े।
उन्होंने बेहद करीब से निशाना साधकर 2 जापानी टैंकों को नष्ट कर दिया और फिर तीसरे टैंक के क्रू पर हमला करके उन्हें मार गिराया। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। बर्मा के हर मोर्चे पर, अराकान से लेकर चिंदविन नदी तक, गोरखाओं ने अपनी बहादुरी, अपनी क्रूरता और अपनी वफादारी का लोहा मनवाया। जापानी सैनिक जो कभी भारतीय सैनिकों पर हंसते थे, अब गोरखाओं के नाम से कांपते थे। वे समझ गए थे कि ये छोटे आदमी युद्ध के मैदान में राक्षस थे। खुखरी सिर्फ एक चाकू नहीं थी, यह गोरखा योद्धा की आत्मा का प्रतीक थी, एक ऐसा प्रतीक जिसने जापान के अपराजेय होने के मिथक को तोड़ने में मदद की। 1945 बर्मा। कोहिमा और इम्फाल की विनाशकारी हार के बाद जापानी सेना टूट चुकी थी। वे अब भारत पर आक्रमण नहीं कर रहे थे, वे अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट रहे थे। लेकिन 14वीं सेना, 14वीं आर्मी जनरल स्लिम के नेतृत्व में उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। मानसून के कीचड़, उफनती नदियों और घने जंगलों के बीच मित्र राष्ट्र एलाइज अब शिकारी बन गए थे और इस निर्मम पीछा करने, रिलेंटलेस परस्यूट में गोरखा बटालियनें अक्सर सबसे आगे होती थीं। वे पीछे हटते जापानियों पर लगातार हमले कर रहे थे, उन्हें घात लगाकर मार रहे थे, उनके रास्ते काट रहे थे। अब जापानी सैनिकों में गोरखाओं का डर इतना गहरा बैठ गया था कि कई बार सिर्फ आयो गोरखाली की हुंकार सुनकर ही वे अपनी पोजीशन छोड़कर भाग जाते थे। पकड़े गए जापानी सैनिकों ने पूछताछ में अक्सर गोरखाओं के रात के हमलों और कुकरी के खौफ का जिक्र किया। उन्होंने उन छोटे आदमियों के अमानवीय धीरज और क्रूरता की कहानियां सुनाई जो जंगल में कहीं से भी निकल आते थे। वह शुरुआती हंसी अब इतिहास की बात हो चुकी थी। जापानी सैनिक जिन्होंने कभी भारतीय सैनिकों को कम आंका था, अब गोरखाओं को लगभग अलौकिक योद्धा मानते थे, जंगल की आत्माओं की तरह जिनका सामना करना मौत को दावत देना था। ब्रिटिश कमांडरों के लिए गोरखा सैनिक सोने की खान साबित हुए थे। जनरल स्लिम ने अपनी यादों में बार बार उनकी बहादुरी, उनकी वफादारी और उनकी अद्वितीय युद्ध क्षमताओं की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि गोरखा सैनिक दुनिया के सबसे बेहतरीन पैदल सैनिक थे। बर्मा की जीत में उनका योगदान अमूल्य था। सिर्फ बर्मा में ही नहीं, गोरखा सैनिक इटली में मोंटे कैसिनो की खूनी लड़ाई में भी लड़े थे, उत्तरी अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका के रेगिस्तानों में भी, और यहां तक कि ग्रीस में भी। हर जगह उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रतिष्ठा की भारी कीमत चुकानी पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2,50,000 से ज्यादा गोरखाओं ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेवा की। उनमें से लगभग 24,000 सैनिक कभी घर वापस नहीं लौटे। वे युद्ध के मैदानों में मारे गए या घावों और बीमारियों से मर गए। यह नेपाल जैसे छोटे से देश के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान था। उनकी वीरता को सम्मानित भी किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गोरखा सैनिकों ने 10 विक्टोरिया क्रॉसेस सहित हजारों वीरता पुरस्कार जीते। उनके रेजिमेंटल इतिहास बहादुरी के किस्सों से भरे पड़े हैं। जब युद्ध समाप्त हुआ और भारत आजाद हुआ तो गोरखा रेजिमेंटों का भविष्य अनिश्चित हो गया। 1947 में एक त्रिपक्षीय समझौते ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के तहत 10 गोरखा रेजिमेंटों में से 6 भारतीय सेना इंडियन आर्मी का हिस्सा बन गईं और 4 ब्रिटिश आर्मी के साथ रहीं। आज भी भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स और ब्रिटिश सेना की ब्रिगेड ऑफ गोरखा दुनिया की सबसे सम्मानित और कुशल सैन्य इकाइयों में गिनी जाती है। उनका आदर्श वाक्य कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, कायर हुनु भंदा मरनु रमरो, कायर होने से मरना बेहतर है, आज भी उनके अदम्य साहस का प्रतीक है। वह खुखरी जो कभी बर्मा के अंधेरे जंगलों में जापानी सैनिकों के दिलों में खौफ पैदा करती थी, आज भी गोरखा सैनिक के गौरव और उसकी पहचान का हिस्सा है। यह कहानी उन जापानी सैनिकों की हंसी से शुरू हुई थी जिन्होंने भारतीय सैनिकों को कमजोर समझा था।
यह कहानी उस खौफ पर खत्म होती है जो उन्होंने तब महसूस किया जब नेपाल के पहाड़ों के बेटों ने उन्हें दिखाया कि असली जंगल युद्ध क्या होता है। गोरखाओं ने न केवल लड़ाई जीती, बल्कि उन्होंने एक ऐसी किंवदंती लेजेंड भी बनाई जो आज भी दुनिया भर के सैनिकों को प्रेरित करती है।